वो लड़की जो विला में अकेली रहती थी। ये विला कई सालों से बंद है। विनय ने जब पहली बार राजवाड़ा विला देखा तो उसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं, दीवारों से प्लास्टर झड़ चुका था और लोहे का फाटक जंग से लाल हो गया था। लोग कहते थे वहां आत्मा का साया है, पर विनय को इन बातों पर विश्वास नहीं था। वो एक कॉलेज स्टूडेंट था, फोटोग्राफी में डिप्लोमा कर रहा था। असाइनमेंट मिला था भूले हुए इतिहास को कैमरे में कैद करना, और राजवाड़ा विला इस टॉपिक के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। शाम ढल रही थी। हल्की गुलाबी धूप पेड़ों के बीच से छनकर जमीन पर गिर रही थी। विनय कैमरा उठाकर विला की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने कैमरा ऑन किया और पहला शॉट लेने के लिए एंगल सेट किया, एक लड़की उसके फ्रेम में आ गई। सफेद सलवार कुर्ता, खुले बाल और गले में चमकती हुई लाल रिबन। वो चुपचाप विला के गेट पर खड़ी उसे देख रही थी। एक्सक्यूज मी, विनय ने हिचकते हुए कहा। आप यहां क्या कर रही हैं? ये जगह तो बंद है। लड़की मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में एक अजीब सी शांति थी। मेरा नाम नेहा है, मैं यहीं रहती हूं। यहां, इस वीरान विला में? विनय चौंका। नेहा ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, हाँ, लेकिन एक बात याद रखना, इस लाल रिबन को कभी मत छूना, कभी मत खोलना। वो आवाज जो कानों में गूंजती रही। विनय ने ज्यादा सवाल नहीं किया, पर जब वो वापस हॉस्टल लौटा तो बार बार वही शब्द उसके कानों में गूंजते रहे। इस रिबन को कभी मत खोलना। वो सपना देखता है उस रात, एक लड़की बर्फीली रात में विला के बरामदे में खड़ी है। तेज हवा में उसका रिबन उड़ने को होता है और कोई उसे पीछे से आवाज देता है, नेहा, वो देख रहा है, मत दिखाओ। विनय नींद से हड़बड़ाकर उठा। दूसरे दिन की तस्वीरें और एक डर। सुबह होते ही विनय ने कल खींची तस्वीरें निकाली, लेकिन नेहा की तस्वीरें धुंधली थीं। जहां चेहरा होना चाहिए था, वहां एक साया सा था। और सबसे अजीब बात, हर तस्वीर में उसके गले के पास एक काले धब्बे जैसा निशान दिख रहा था। ऐसे वहां कुछ नहीं है, जैसे वहां गर्दन ही नहीं है। रात के 3 बजे विनय को अचानक नींद से झटका लगा। कमरे की लाइट बंद थी, लेकिन बगल के शीशे में कुछ हलचल थी। वो धीरे धीरे उठकर शीशे की ओर बढ़ा। शीशे पर फॉग थी, लेकिन जैसे ही उसने हाथ पोंछा, एक लड़की का चेहरा उभर आया। नेहा, वही नेहा, मगर इस बार उसकी आंखों से खून बह रहा था। और जैसे ही विनय ने पलटकर पीछे देखा, कोई नहीं था। अगले दिन विनय विला के पीछे वाले हिस्से की तस्वीरें लेने गया। मिट्टी और घास के बीच उसे एक पुरानी सड़ी हुई किताब मिली। उस पर धूल थी, लेकिन अंदर एक पेज पर लिखा था, रक्त की रेखा से बंधा है ये रहस्य, जिसने रिबन खोला उसकी आत्मा चीखों में खोला। उसके नीचे एक और लाइन थी, खून से लिखी गई लग रही थी, वो मर चुकी है, फिर भी देख रही है। नेहा फिर दिखी। शाम के 6 बजे विला में हल्की रोशनी थी, शायद सूरज की आखिरी किरणें। विनय विला के अंदर चला गया। नेहा वहीं खड़ी थी, उसी जगह पर जहां पहली बार दिखी थी। तुम फिर आ गए? उसने धीमे स्वर में पूछा। तुम कौन हो? विनय ने सवाल किया। और ये रिबन, ये क्या है? नेहा ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखें भर आईं। फिर उसने धीरे से कहा, इस रिबन के पीछे चीखें हैं, मेरी चीखें, मेरी मौत और मेरा इंतजार। तुम कह रही हो तुम मर चुकी हो? विनय की सांस रुकने लगी। मैं मर गई थी, पर मेरा वजूद इस रिबन से बंधा है। अगर यह खुल गया तो सिर्फ मेरा सिर नहीं गिरेगा, तुम भी मरोगे। और फिर पहली बार उसने देखा। नेहा ने अपने बालों को एक तरफ किया। विनय ने देखा रिबन गले में कुछ कसकर बंधा हुआ था, जैसे कुछ ढंक रहा हो। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। क्या क्या मैं देख सकता हूं उसके नीचे क्या है? नेहा की आंखें लाल हो गईं। नहीं विनय, नहीं, तुम भी बाकियों की तरह मारे जाओगे। वो चीखें लौट आई हैं और अब वो तुम्हें ही पुकार रही हैं। और तभी अचानक हवा का एक झोंका आया। दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। राजवाड़ा विला की पुरानी फाइलें विनय को उस दिन हाथ लगीं, जब वो लाइब्रेरी में राजगढ़ इतिहास समिति की आर्काइव तलाश रहा था। 1952 की एक न्यूज क्लिपिंग में लिखा था, विला में 3 कॉलेज स्टूडेंट्स की रहस्यमयी मौत। गले पर एक भी निशान नहीं, लेकिन सिर धड़ से अलग मिला और गले में लाल रिबन बंधा था। विनय का दिल कांप उठा। ये क्या है? क्या ये नेहा ही थी जो तब भी दिखी थी?
रात को विनय फिर विला गया, पर इस बार उसने अपने मोबाइल में रिकॉर्डिंग ऑन कर रखी थी। नेहा वहीं बैठी थी, जमीन पर, चुपचाप। उसकी पीठ विनय की ओर थी। नेहा, विनय ने धीमे से पुकारा। नेहा ने गर्दन घुमाई, लेकिन सिर धीरे धीरे 180 डिग्री घूमा। उसकी आंखें एकदम काली थीं। तुम आ ही गए, विनय। तुम उन सब में से हो जो कसम तोड़ते हैं। कौन सी कसम? विनय ने कांपते हुए पूछा। नेहा ने रिबन को उंगलियों से छुआ। वो रिबन जो खोल दिया जाता है, उसका शाप कभी नहीं रुकता। तुम नहीं जानते इस रिबन के पीछे क्या है। चीखों की रिकॉर्डिंग। विनय हॉस्टल लौटा और रिकॉर्डिंग चेक की, पर वीडियो में कुछ और था। नेहा का चेहरा दिखाई ही नहीं दे रहा था, लेकिन एक औरत की चीखें गूंज रही थीं और एक फुसफुसाती आवाज। उसने मेरा सिर काटा था, अब हर जन्म में वो मेरा होगा या मरेगा। विनय को उस रात एक सपना आया। वो खुद को पुराने जमाने के कपड़ों में देखता है, एक राजसी हवेली में, और सामने एक लड़की नेहा जो कहती है, विनय, तुमने कहा था मुझसे शादी करोगे, लेकिन तुमने मेरी गर्दन ही काट दी। अब हर जन्म में मैं वापस आऊंगी ताकि तुम ये दर्द समझ सको। और अगली सुबह जब विनय उठा, उसके तकिए के पास एक लाल रिबन रखा था। उस पर खून के धब्बे थे और एक कागज पर लिखा था, अब ये तुम्हारे गले में है। अगर खोला तो वही होगा जो पहले हुआ था। नेहा, विनय को वो सब सपना लगा था, लेकिन जब उसने शीशे में खुद को देखा, उसके गले में वो रिबन बंधा हुआ था। उसे समझ नहीं आया वो वहां कैसे आया। उसने खींच कर उतारना चाहा, पर जैसे ही उंगली रिबन को छूती, एक चीख उसके कान में गूंजती, मत खोलो विनय, मत खोलो, वरना मैं आ जाऊंगी। विनय पीछे पलटा, कोई नहीं था। डर के मारे विनय मंदिर गया, वही पुराना काली मंदिर जो विला के पास था। वहां एक बूढ़ा पुजारी मिला। उसने जैसे ही विनय के गले में रिबन देखा, कांप उठा। तू भी? वो बड़बड़ाया। फिर वही आत्मा, वही शाप। आप क्या जानते हैं? विनय ने पूछा। पुजारी ने एक पुराना संदूक खोला। उसमें वही फोटो थी, राजकुमार विनायक और राजकुमारी नेहा। दोनों की सगाई हुई थी, लेकिन राजकुमार ने किसी और से विवाह कर लिया था। नेहा ने आत्महत्या नहीं की थी, उसका सिर काटा गया था। पुजारी ने कहा, वो आत्मा अब मुक्त नहीं हो सकती जब तक उसका इंसाफ न हो। और तू वही राजकुमार है, पुनर्जन्म में लौट आया। उस रात विनय अपने कमरे में अकेला था। अचानक सारी लाइटें बंद हो गईं। मोबाइल ने काम करना बंद कर दिया। कमरे में अजीब सी सर्द हवा चलने लगी, और फिर दरवाजा अपने आप खुल गया। नेहा अंदर आई। अब वो वैसी न थी जैसी पहली बार मिली थी। उसकी आंखें पूरी तरह काली, चेहरा गहरा नीला, और गर्दन से नीचे कुछ नहीं। वो हवा में तैरती हुई आई। तूने फिर रिबन छूने की कोशिश की। अब देख क्या होता है जब यह बंधन टूटता है। उसने हवा में हाथ उठाया और विनय की सांस रुकने लगी। रिबन अपने आप खुल गया। जैसे ही वो नीचे गिरा, विनय की चीख निकल गई। उसने देखा उसका सिर अपने शरीर से अलग हो गया था, लेकिन वो जिंदा था। उसकी आत्मा शरीर से बाहर थी। नेहा की आत्मा ने धीरे से कहा, अब तू जान पाएगा कैसा लगता है बिना गर्दन के जीना। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगली सुबह हॉस्टल में विनय का शरीर पाया गया, बिल्कुल ठीक, लेकिन बेहोश। पर डॉक्टर्स हैरान थे। विनय की गर्दन पर लाल निशान थे, जैसे किसी ने कसकर रिबन बांधा हो, और उसके बगल में एक नोट पड़ा था। अब कहानी बदलने वाली थी। विनय को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी थी, लेकिन उसकी हालत वैसी नहीं थी। वो ठीक से बोल नहीं पा रहा था। उसकी आवाज लड़खड़ाती थी, और सबसे अजीब बात, उसका गला बार बार खुद से लाल हो जाता, जैसे कोई अदृश्य रिबन उसे फिर से बांध रहा हो। वो हर रात सपनों में एक ही लड़की को देखता, रिया, क्लासमेट, जो अक्सर लाइब्रेरी में अकेली बैठा करती थी। सपने में वो कहती, रिबन अब मेरी बारी है। रिया कॉलेज की सबसे शांत और रहस्यमयी लड़की थी। कभी ज्यादा किसी से बात नहीं करती थी, पर उसकी आंखों में कुछ अलग था, जैसे वो सब कुछ जानती हो। विनय ने एक दिन हिम्मत करके उससे पूछा, क्या तुम्हें लाल रिबन के बारे में कुछ पता है? रिया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है
उसे कोई देख नहीं पाता। और फिर उसने धीमे से कहा, नेहा की कहानी अधूरी नहीं है, उसके साथ और भी मरे थे। मैं उनमें से एक हूं। विनय सन्न रह गया। रिया की आंखें बदलने लगीं। अब वे काली और गहरी हो चुकी थीं। उसकी गर्दन पर भी वही लाल निशान उभर आए। मैं भी उस वक्त मरी थी जब नेहा मारी गई थी, पर मेरा बदला अधूरा है। मुझे रिबन की वो आत्मा चाहिए जो सबको बांधती है। नेहा अब सिर्फ आत्मा नहीं, वो अब खुद एक श्राप है। अगर उसे रोका नहीं गया तो हर जन्म में कोई ना कोई मरता रहेगा। रिया ने विनय को बताया, राजगढ़ के पास एक प्राचीन गुफा है जहां वो असली रिबन रखा गया था। वो रिबन जो असली तंत्र से बना है, जिसे तांत्रिकों ने बनाया था बदला लेने के लिए। नेहा की आत्मा उसी रिबन से जुड़ी है। अगर उस रिबन को जलाया जाए तो आत्मा मुक्त हो सकती है, लेकिन हर बार जब कोई रिबन जलाने की कोशिश करता है, उसकी गर्दन गायब हो जाती है। कॉलेज की छात्रा साक्षी, जो विनय की फ्रेंड थी, अगले दिन हॉस्टल में मरी हुई पाई गई। उसकी गर्दन गायब थी और गले में वही लाल रिबन था। अब ये सब बहुत तेजी से फैलने लगा। लोग कहने लगे, कोई है जो गले का रिबन भेज रहा है। अगर वो तुम्हारे पास आया तो तुम अगला हो। रिया और विनय ने गुफा जाने की योजना बनाई, लेकिन उसी रात विनय के कमरे में फिर से नेहा आई। इस बार उसका चेहरा जला हुआ था, आंखें पूरी तरह सफेद। तुम मुझसे रिबन छीनोगे, उसने चीखते हुए कहा। अब कोई नहीं बचेगा। मैं अगली रात खुद गुफा में आऊंगी। अगर किसी ने रिबन जलाया तो मैं उसकी आत्मा भी जला दूंगी। विनय को एक और नोट मिला। गुफा की देहरी पर, राजगढ़ से करीब 10 किलोमीटर दूर, बीहड़ जंगल के बीच एक पुरानी गुफा थी जिसके ऊपर सिर्फ एक शब्द खुदा था। मुक्ति नहीं, बलिदान। रिया ने चेतावनी दी। गुफा में कदम रखते ही हम इंसान नहीं रहेंगे। हम आत्मा और तंत्र के बीच होंगे। हर सोच पर, हर डर पर नेहा की आत्मा की पकड़ होगी। अंदर घुसते ही बदलने लगा सब कुछ। जैसे ही उन्होंने गुफा में कदम रखा, चारों तरफ की हवा भारी हो गई। दीवारों पर खून से रचे मंत्र और पत्थरों पर ताजा खरोंचों के निशान थे। गुफा के अंदर का हर पत्थर किसी आत्मा की चीख जैसा लगता था। फिर उन्हें मिला एक त्रिकोण आकृति वाला पत्थर, जिसके केंद्र में रखा था लाल रिबन का मूल सूत्र। वो रिबन नहीं, किसी जीव की चमड़ी लग रही थी, जैसे किसी को जिंदा खाल उतारकर बांध दिया गया हो। रिया ने रहस्य से पर्दा उठाया। नेहा कोई आम लड़की नहीं थी। वो एक तांत्रिक कुल की बेटी थी, जिसे रियासत के राजकुमार ने प्रेम में फंसाकर धोखा दिया। उसकी आत्मा को बांधने के लिए उसी के खून से तांत्रिकों ने यह रिबन बनाया था। पर गलती ये हुई कि उसकी आत्मा बांधी नहीं गई, बल्कि उस रिबन से और भी शक्तिशाली बन गई। अब वह रिबन नेहा की आत्मा को नहीं, दुनिया को बांधने का जरिया बन चुका है। रिया ने पवित्र मंत्रों के साथ रिबन को जलाने की कोशिश की। जैसे ही मंत्र शुरू हुए, गुफा कांपने लगी। आसमान से चीखती आवाजें गूंजने लगीं। मुझे जलाया तो तुम्हारे पूरे कुल की आत्माएं भस्म हो जाएंगी। रिया का शरीर कांपने लगा। उसके हाथ से अग्नि जल उठी, पर तभी एक परछाई आई और उसके सिर के पार निकल गई। विनय चीखा, रिया! रिया जमीन पर गिरी, गर्दन गायब थी। नेहा की आत्मा अब पूरी तरह सामने थी। उसकी आंखें अब आग की तरह जल रही थीं। उसके चेहरे पर कोई बनाव नहीं, बस दर्द और बदला था। हर बार मुझे मारा गया, हर जन्म में मुझे धोखा मिला। अब मैं अपने रिबन से सबको बांधूंगी, मौत की डोर से। लेकिन विनय चुप नहीं रहा। अब विनय खड़ा हुआ। उसके हाथ में वही पवित्र अग्निशंख था जो पुजारी ने उसे दिया था। उसने आखिरी मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन उसकी आवाज धीमी होती जा रही थी। नेहा उसकी ओर उड़ती हुई आई। अब तुझे भी मरना होगा। विनय ने आंखें बंद की और बोला, अगर मेरी आत्मा से तेरा बदला पूरा हो सकता है तो मैं तैयार हूं, पर रिबन का अंत जरूरी है। उसने जलता शंख रिबन पर फेंक दिया और गुफा में एक धमाका हुआ। गुफा ढहने लगी, रिबन जलने लगा। हर दीवार से आवाजें आने लगीं। रिहाई, रिहाई, रिहाई। नेहा चीख रही थी। उसकी आत्मा जल रही थी, पर एक अजीब शांति भी उसके चेहरे पर आ रही थी। शायद अब उसका बदला पूरा हो चुका था।
सुबह की पहली किरण पड़ी। विनय बेहोश पड़ा था। रिया का शरीर भी वहीं था, पर अब गर्दन वापस थी, जैसे किसी ने आत्मा को मुक्ति दी हो। अगले दिन कॉलेज में सब कुछ सामान्य था। कोई आत्मा नहीं, कोई रिबन नहीं, पर विनय की मेज पर एक चिट्ठी रखी थी। रिबन जल गया, लेकिन जो उससे बंधा था वह अब पूरी तरह मुक्त है। अब वो कभी किसी रिबन में नहीं बंधेगा। अब वो सिर्फ मौत लाएगा। और एक लाल धागा टेबल पर रखा था। रिया अब ठीक थी, गर्दन वापस आ गई थी। वह बोल सकती थी, हंस सकती थी। विनय ने भी राहत की सांस ली थी, लेकिन रिया की आंखें अब वैसी नहीं थीं। कभी कभी वो बिना पलक झपकाए विनय को देखती रहती और फिर अचानक बुदबुदाती, तुमने उसे क्यों जलाया? विनय चौंकता, क्या कहा तुमने? रिया मुस्कुराकर कहती, कुछ नहीं, बस सपना था। पर विनय जानता था ये कोई सपना नहीं। एक रात 3:30 विनय की नींद अचानक खुली। दरवाजा अपने आप खुला पड़ा था। खिड़की के पर्दे हवा में उड़ रहे थे, जबकि हवा बिल्कुल नहीं थी। और फर्श पर लाल रिबन का एक हुआ टुकड़ा पड़ा था। उसने डरते हुए उसे छुआ, और जैसे ही उंगलियां लगीं, एक तेज चीख पूरे कमरे में गूंज उठी। तूने मुझे जलाया, मैं अब तेरे अंदर रहूंगी। विनय पीछे हटा। उसका सारा शरीर पसीने में भीग गया। वो रिबन अब उसकी उंगलियों से चिपक गया था, जैसे उसकी आत्मा में घुस चुका हो। अगली सुबह रिया बदली हुई थी। वो अब बहुत शांत थी, बहुत विनम्र, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पर उसकी चाल में, उसकी हंसी में कुछ था जो रिया नहीं था। विनय ने ध्यान दिया कि कोई रिया अब आईने में नहीं दिखती थी। वो उसके सामने खड़ी होती, पर आईने में बस एक खाली कमरा दिखता। और फिर कॉलेज के लाइब्रेरी में कुछ हुआ। प्राची, एक लड़की जो हमेशा रिया से जलती थी, एक दिन अचानक लापता हो गई। सीसीटीवी फुटेज में आखिरी बार देखा, वो लाइब्रेरी के उस बंद कमरे में घुसी जहां सालों से कोई नहीं गया था, और दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया, फिर कभी नहीं खुला। रिया ने उसी शाम विनय से कहा, प्राची ने मुझे ताने मारे थे, अब वो आराम कर रही है। तुमने मेरा रिबन जलाया, इसीलिए मैं तुम्हें आखिरी मौका देती हूं। मेरे साथ आओ, या फिर अपनी गर्दन को अलविदा कह दो। अब विनय समझ चुका था, वो रिबन सिर्फ एक बंधन नहीं था, वो एक द्वार था जिससे नेहा की आत्मा रिया के अंदर समा चुकी है। अब वो पूरी तरह रिया बन चुकी है, लेकिन आत्मा अब भी नेहा की है। और तब उसने देखा रिया के गले में फिर से एक रिबन बंधा था, पर इस बार वो रिबन लाल नहीं, काला था, और उसके केंद्र में एक लाल रक्त बिंदु जिसको जैसा पत्थर चमक रहा था। विनय ने पूछा, ये क्या है? रिया मुस्कुराई, ये आखिरी रिबन है, इसे कभी मत खोलना, वरना पूरी दुनिया गूंजेगी चीखों से। विनय अब किसी आम इंसान की मदद से आत्मा को अलग नहीं कर सकता था। उसे चाहिए था वो तांत्रिक जिसने पहले लाल रिबन को बांधा था। लोगों ने बताया, वो अब जीवित नहीं, पर उसका एक शिष्य है, आचार्य रुद्र। वह मणिकर्णिका घाट पर एक मंदिर में आत्मा से बात करता है। विनय उसी रात बनारस पहुंचा। अर्धरात्रि, गंगा का किनारा, चारों तरफ चिता की आग और हवा में राख घुली थी। मंदिर में एक बूढ़ा सफेद बालों वाला साधु बैठा था। एक मरा हुआ कौआ उसकी गोद में था, और वह उससे बात कर रहा था। विनय का सामना आचार्य रुद्र से। विनय ने सारी बात बताई। रिया के गले का काला रिबन, नेहा की आत्मा, और वो बंद दरवाजा जहां प्राची गई थी। आचार्य रुद्र हंसे नहीं, उन्होंने आंखें बंद की और फिर कहा, काला रिबन तामसिक आत्मा का प्रतीक है। ये लाल रिबन से भी खतरनाक है। इसे कोई तोड़ नहीं सकता। इसे सिर्फ वापस वहीं भेजा जा सकता है जहां से ये आया था। विनय, कहां से आया था? आचार्य रुद्र, आत्मा द्वार से। वो जगह जहां मरे हुए आत्माएं इंतजार करती हैं दोबारा जन्म के लिए। पर कुछ आत्माएं बदले के लिए वहीं अटकी रह जाती हैं। अब विनय को जाना होगा उस आत्मा द्वार में। आचार्य रुद्र बोले, तुम्हें रिया के माध्यम से उस द्वार तक पहुंचना होगा। पर याद रखना, उस द्वार से लौटने वाले कम ही होते हैं, और जो लौटते हैं वो कभी अकेले नहीं लौटते। दूसरी तरफ रिया का बदलता व्यवहार। रिया अब दिन प्रतिदिन बदल रही थी। उसके कमरे में दीवारों पर अजीब आकृतियां बनने लगीं।
उसका हंसना अब सिसकी जैसा लगता और वो हर समय कोई तंत्र मंत्र बड़बड़ाती रहती। रात को विनय ने देखा, रिया जमीन पर बैठी है और अपने ही खून से एक मंडल बना रही है। विनय चिल्लाया, रिया क्या कर रही हो? रिया ने पलट कर देखा, आंखें पूरी सफेद थीं और उसने कहा, आत्मा द्वार खुलने वाला है विनय, और जब वो खुलेगा तो हर वो गर्दन कटेगी जिसने मुझे छोड़ा। आचार्य रुद्र ने विनय को 3 चीजें दी। एक, त्रिशक्ति मंत्र जिसे आत्मा के सामने बोलना होगा। 2, गौरोचन तिलक जो आत्मा को समय के लिए रोक सकता है। 3, कांच का दीपक जिसमें आत्मा को बंद किया जा सकता है। पर चेतावनी दी, एक गलती और आत्मा सिर्फ तुझसे नहीं, पूरे शहर से बदला लेगी। रिया अब पूरी तरह नेहा बन चुकी थी। उसने खुद अपने कमरे की दीवार पर वह द्वार बनाया, एक रक्त से बनी दरार जो हिल रही थी। विनय ने दीपक उठाया, रिया की आंखों में देखा और कदम बढ़ाया उस द्वार के भीतर, जहां जीवन का कोई नियम नहीं चलता, जहां हर आत्मा बस एक बात जानती है, बदला। विनय जैसे ही उस दरार से गुजरा, एक जोरदार झटका हुआ और वो एक अजीब जगह पर पहुंच गया। यह न जंगल था, न शहर। यह एक ऐसी जगह थी जहां धुंध हर ओर थी, जहां हवा में सिर्फ कराहने की आवाजें थीं, जहां पेड़ उल्टे उग रहे थे और दीवारों पर इंसानों के साए चिपके हुए थे। यह है विचित्र लोक, जहां आत्माएं अपनी मृत्यु का दृश्य बार बार जीती हैं। विनय इधर उधर देखता है। उसे रिया की आवाज सुनाई देती है, लेकिन जब वो मुड़ता है वहां कोई नहीं होता। कुछ ही देर में एक बुढ़िया आत्मा दिखाई देती है। उसके गले में भी काला रिबन बंधा होता है। तू रिया को ढूंढने आया है। पर रिया अब नेहा है, और नेहा अब अकेली नहीं है। वो यहाँ आत्माओं की मालकिन बन गई है। आत्मा द्वार पार करने के बाद नेहा की आत्मा को इतनी शक्ति मिल गई है कि वो अब अन्य आत्माओं को बांध सकती है। उसने एक सेना बनाई है, उन सब की जिनकी गर्दनें कभी बेवजह काट दी गई थीं। और उसने घोषणा की है, जो भी लड़की अपने गले में लाल रिबन बांधेगी वो मेरी छाया बनेगी, और फिर हर लड़के की गर्दन मेरी भेंट बनेगी। विनय को मिलती है प्राची की आत्मा। विनय एक अंधेरे दरवाजे से गुजरता है और वहां एक जंजीरों से बंधी आत्मा दिखती है। वो प्राची है। उसके चेहरे पर जख्म है, आंखों में खालीपन है। वो बड़बड़ा रही है, रिया, रिया ने नहीं किया ये, नेहा है, नेहा। विनय उसे छुड़ाना चाहता है, लेकिन जैसे ही वो हाथ बढ़ाता है, प्राची की आत्मा चीख पड़ती है, मत छूना मुझे, ये जंजीर तुझे भी उसी द्वार से बांध देगी। तू आया है, वापस नहीं जाएगा। विनय की चाल, रिया को वापस लाना। अब विनय समझता है कि अगर नेहा की आत्मा को शांत करना है तो पहले रिया की असली आत्मा को खोजना होगा, जो कहीं इस आत्मा शहर में कैद है। एक विशाल पेड़ के नीचे नेहा खड़ी है। सैकड़ों आत्माएं उसके चारों ओर झुकी हुई हैं। रिया का शरीर वहीं खड़ा है, पर वो अब सिर्फ एक पुतला है। विनय वहां पहुंचता है, दीपक हाथ में, और मंत्र पढ़ना शुरू करता है। नेहा चिल्लाती है, रुक जा विनय, तू अगर मुझे बंद करेगा तो रिया मर जाएगी। विनय रुकता है, और अब उसके सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा है, क्या वह नेहा को बंद कर पाएगा बिना रिया को खोए? चारों तरफ जमीन कांप रही है, आसमान में लाल बिजली गूंज रही है, और नेहा का चेहरा अब इंसानी नहीं रहा। उसके चेहरे पर कई चेहरों के निशान हैं, जैसे वो हर उस लड़की की आत्मा को खा चुकी हो जिसने कभी लाल रिबन पहना था। तू जो भी है, नेहा या कोई और, रिया को छोड़ दे। नेहा हंसती है, लेकिन उसकी हंसी हवा को काट देती है। रिया अब नहीं है, जो बची है वो सिर्फ मेरी काली परछाई है, और अगर तू मुझे रोकेगा तो वो भी खत्म हो जाएगी। तभी एक औरत प्रकट होती है, लंबे बाल, सफेद आंखें और हवा में तैरती हुई। मैं हूं रिबन की रानी, वो जिसने ये श्राप शुरू किया था। सदियों पहले एक राजा ने एक अनाथ लड़की से विवाह किया था और उसे एक लाल रिबन पहनने को कहा, जो सिर्फ उसकी पत्नी पहन सकती थी। लेकिन जब राजा को धोखा मिला, उसने हर लड़की को श्राप दिया, जो भी लाल रिबन पहनेगी वो मेरी आत्मा की कैदी बन जाएगी। नेहा मेरी पहली उत्तराधिकारी बनी, और अब रिया उसकी छाया। लेकिन विनय, तू इस श्राप को तोड़ सकता है, अगर तू सच में रिया से प्यार करता है।
श्राप सिर्फ तब टूट सकता है जब कोई अपनी आत्मा की आधी शक्ति उस आत्मा को दे दे जिसे काले रिबन से बांधा गया है। लेकिन याद रखो, एक बार ये किया तो तू जीवित नहीं रहेगा। विनय बिना एक पल घुंघुआए रिया की तरफ देखता है, जो अब बिल्कुल निर्जीव खड़ी है। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और एक दीपक अपनी छाती पर रखा। मैं अपनी आधी आत्मा रिया को देता हूं ताकि वो वापस आ सके, ताकि वो फिर से मुस्कुरा सके। जैसे ही दीपक जलता है, नेहा की आत्मा जलने लगती है। उसकी चीख आत्मा नगरी को हिला देती है। प्राची की आत्मा जंजीरों से आजाद होती है। बाकी आत्माएं भी ऊपर उठने लगती हैं और आकाश स्वच्छ हो जाता है। रिया की आंखें खुलती हैं। वो टूटे हुए स्वर में कहती है, विनय तुम कहां हो? लेकिन विनय वहां नहीं होता। वो अब सिर्फ हवा में तैर रही एक रोशनी बन चुका है। रिया अकेली एक मंदिर में बैठी होती है। उसके गले में अब लाल रिबन नहीं है, बल्कि एक काले दपरे धागे का रक्षा सूत्र है। वो हर साल उसी दिन दीपक जलाती है और कहती है, विनय तुमने मुझे बचाया। अब मैं हर उस लड़की को बचाऊंगी जो ये रिबन पहनती है। तुम कहां हो? लेकिन विनय वहां नहीं होता। वो अब सिर्फ हवा में तैर रही एक रोशनी बन चुका है। रिया अकेली एक मंदिर में बैठी होती है। उसके गले में अब लाल रिबन नहीं है, बल्कि एक काले दपरे धागे का रक्षा सूत्र है। वो हर साल उसी दिन दीपक जलाती है और कहती है, विनय तुमने मुझे बचाया। अब मैं हर उस लड़की को बचाऊंगी जो ये रिबन पहनती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।